तो आइए फिर स्टार्ट किया जाए सेल डिवीजन। उसके पहले एक स्लाइड इंसर्ट कर ली जाए पहले से, ताकि हम इस चीज को बहुत ही अच्छे से आपको समझा सकें। तो आइए चलते हैं सेल डिवीजन पे। थोड़ा सा बच्चों हमें कष्ट है चलाने में, हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। बहुत ही गलत जगह पे जा चुका है, पर कोई बात नहीं। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा सेल डिवीजन के बारे में, और सेल डिवीजन आखिर होता क्या है और होता क्यों है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन, या फिर मोर एक्यूरेटली अगर मैथ्स के पर्पज से कहा जाए तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। हमारी बॉडी में लगातार सेल का डिवीजन होता रहता है, क्योंकि हमें नया सेल हमेशा चाहिए होता है। किस चीज के लिए चाहिए होता है? सवाल ये उठता है। हमें ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, क्योंकि हम लगातार लंबे हो रहे हैं। और जैसा कि लोग बताते हैं बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सेल के डिवीजन से होता है, खाना खाने से होता है। ग्रोथ के बाद रिपेयर। जैसे जैसे हम खेलते कूदते हैं तो हमें इधर उधर चोट लगती रहती है, और उन चोट को रिपेयर करने के लिए हमें नए सेल चाहिए होते हैं। एंड डैमेज। अब देखिए, अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी तो है नहीं कि हम हाथ कटवा के नया हाथ ग्रो करवा लें। लिजर्ड्स के पास होती है, वो अपने पूंछ के साथ ऐसा कर सकते हैं, पर उसके लिए भी हमें नए सेल की जरूरत होती है, और इन्हीं सब के लिए सेल का डिवीजन होता है। सेल डिवीजन बेसिकली बच्चों दो टाइप का होता है। अगर हम बात करें तो दो टाइप का होता है। एक को कहा जाता है माइटोसिस, जो कि आप लोग के कोर्स में है, और एक को कहा जाता है मियोसिस। तो देखिए, माइटोसिस जनरली ग्रोथ, रिपेयर और डैमेज के लिए होता है, और अगर वही हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। आई होप आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको रिप्रोडक्टिव सेल्स के बारे में जानकारी होगी। हमारा जो गेमेट बनता है, स्पर्म और ओवा, एग, उन दोनों को बनाने के लिए मियोसिस होता है। तो एक माइटोसिस का बहुत ही सुंदर सा डायग्राम यहाँ पे बना के रखा गया है। आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आपको ये बनाना बहुत ही जरूरी होगा। तो स्टार्ट होता है इंटरफेस से। इंटरफेस को बेसिकली हम लोग रेस्टिंग फेज कहते हैं। जब कोई सेल फुल्ली डिवाइड कर लेता है और उसके बाद डिवाइड करने का उसका मन एकदम नहीं होता है, तो वो इंटरफेज में पहुंच जाता है। हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे सेल्स हैं जो रेस्टिंग फेज में ही हमेशा रहते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन सेल्स, क्योंकि वो एक बार डिवाइड करने के बाद दूसरी बार नहीं करते हैं, और हमारे नर्व सेल्स। फिर इंटरफेज के बाद अगर किसी का डिवीजन का मन करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों प्रोफेज में। इंटरफेज से प्रोफेज में देखिए आपको क्या चीज दिख रहा है, ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है, इसको क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में, ये आपको दिख रहा होगा। और एस्टर्स जो है, ये एस्टर्स कहलाते हैं, ये डिवाइड होके अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। प्रोफेज के बाद अगला आता है मेटाफेज। मेटाफेज में ये जो एस्टर्स हैं, एस्टर्स से निकल के बनते हैं स्पिंडल फाइबर। और मेटाफेज का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये जो क्रोमैटिड्स हैं, ये क्रोमैटिड्स अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। ये क्रोमैटिड्स कहां पे आ जाते हैं बच्चों? इक्वेटोरियल प्लेट पे, मतलब इक्वेटर्स में आ जाते हैं। ये डायग्राम बनाते वक्त आपको एक खास बात ध्यान रखनी है कि हमेशा ये इवन नंबर में होना चाहिए, कभी भी 1, 3, 5 क्रोमोसोम मत बनाइए। इसके बाद अगला स्टेज आता है एनाफेज, और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है आपको दिख रहा है कि अपोजिट पोल्स पे आ रहा है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स पुल्ड अपार्ट। सिस्टर क्रोमैटिड्स पुल्ड अपार्ट। इसके बाद आता है टेलोफेज, जहां पे इंटरफेज से प्रोफेज में जो चेंज आया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुआ था, यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है, वो डिसअपीयर हो जाता है, वो सारी चीजें वापस आने लगेंगी। देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुका है, एस्टर्स अपनी जगह पे वापस जा चुके हैं, और फाइनली आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सारी चीजें रीअपीयर हो चुकी हैं, और जो क्रोमैटिड्स था वो वापस क्रोमैटिन थ्रेड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये आपका माइटोसिस का बहुत ही सुंदर सा डायग्राम है। आपके एग्जाम में डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी।
आगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग और सेल ट्रांसपोर्ट। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों, ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ लोगों से, वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है बच्चों, नॉन मीडिएटेड और मीडिएटेड। नॉन मीडिएटेड की बात करें तो नॉन मीडिएटेड में सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? कोई भी सॉल्वेंट जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाता है तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। और जो नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है वो एक सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस को फॉलो करता है। ठीक है, आपने कई बार ये देखा होगा कि जब हम पानी में नील मिलाते हैं तो नील हमेशा एक कोने पे रहता है और धीरे धीरे पूरे पानी में बढ़ जाता है। तो नील जो होता है वो एक सॉल्वेंट होता है और वो सॉल्वेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मिक्स होने लगता है। ऐसी कई सारी चीजें मिक्स होती हैं, आप अपने दोस्तों के साथ जाएंगे तो आप जरूर देखेंगे। पर क्वेश्चन जो आता है वो आता है बच्चों मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट का। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, पैसिव मीडिएटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव मीडिएटेड में कोई भी एनर्जी नहीं लगती है क्योंकि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तरफ से होता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर होता है। पर वहीं अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है और उसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। अगर सिंपल सी बात करें तो अगर आपने झरना देखा होगा तो झरने में पानी ऊपर से नीचे जाता है, वहां पे एनर्जी नहीं लगती है, वो पैसिव मीडिएटेड है। वो पैसिव मीडिएटेड है। पर वही अगर झरने में हमको पानी नीचे से ऊपर भेजना होगा तो हमें अपनी एनर्जी लगानी होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वो कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आइए पैसिव ट्रांसपोर्ट के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर सब में आता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में बच्चों सबसे पहला जो आता है वो आता है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या कहता है? नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो अभी आपको नील का एग्जांपल दिया गया था, वो एग्जांपल बच्चों डिफ्यूजन का ही होता है, जहां पे सॉल्वेंट जो है वो वैसे ही रहेगा पर जो उसमें सॉल्यूट मिलाया जाएगा, सॉल्यूट अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन पे बढ़ेगा और धीरे धीरे सबको एक साथ मिक्स कर देगा जब तक पूरा कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। वही अगर हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं, ये बीच में एक बदतमीज सा आ गया है, इसको इग्नोर किया जाएगा। फैसिलिटेड डिफ्यूजन स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से होता है जो एम्बेडेड होते हैं सेलुलर मेम्ब्रेन में। अब आप सोचेंगे ये क्या होता है? पिछले वीडियो में बच्चों, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया गया था। सेल मेम्ब्रेन डुअल लेयर्ड होता है, सैंडविच्ड होता है। उसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं जो रेगुलर मूव करते हैं और बाहर से अंदर भेजते हैं। उसको यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट कहते हैं, जिसको भी हम आगे आपको समझाने वाले हैं। वही अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन के बारे में तो आपको कुछ बताना नहीं होगा, फिल्ट्रेशन आप जानते होंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी ज्यादा जूम हो गया ना, अभी सीख रहे हैं तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम सीख ही जाएंगे। ऑस्मोसिस, देखिए बच्चों, ऑस्मोसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी डिफ्यूजन ही होता है, बट सिर्फ किसका होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स का। नॉर्मल डिफ्यूजन में हमने सॉल्वेंट की बात नहीं की थी, सॉल्यूट की बात की थी जिसको मिलाया जा रहा है। पर यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स की, जो अपने हाई कंसंट्रेशन से, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल जाएगा। मतलब ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट हाई टू लो होता है और सॉल्यूट का मूवमेंट लो टू हाई होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपको बार बार बोला जा रहा है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सवाल उठता है कि होता क्या है? कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन जो कुछ लोग को अलाउ करे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, सबको अलाउ ना करे, उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे मच्छरदानी, हाँ, मच्छरदानी हमें अलाउ करता है, कुछ मच्छरों को अलाउ करेगा। या तो आप जाली की बात कर सकते हैं, जो मेश होता है, ऐसी ऐसी जाली, इस जाली से हवा आ सकती है, मच्छर नहीं आ सकते हैं, इसको सेमी परमिएबल कहते हैं। फ्रीली परमिएबल दरवाजा हो गया, पूरा ही खुला हुआ है, और इम्परमिएबल ये दीवार हो गई, दीवार किसी को आने जाने नहीं देती है। तो यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है कि वाटर जो है अपने हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल पे जाएगा अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी आपको बताया गया कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा एंड बाय यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमारी बॉडी की एनर्जी एटीपी ही होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दो टाइप का होता है,
प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसको डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, जो डायरेक्टली एनर्जी यूज करेगा, कहेगा कि हमें एनर्जी दो और हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप है बच्चों, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, एनर्जी फॉर्मेशन ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है। और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये डायरेक्ट कपलिंग एटीपी की नहीं कराता है, मतलब डायरेक्टली यूज नहीं करता, ये इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप होता है, उसका इस्तेमाल करेगा और फिर करेगा। ये दो टाइप के होते हैं, एंटीपोड और सिम्पोड। इतनी कहानी से बेटर आपको डायग्राम दिखाते हैं, आप ज्यादा इजीली समझ जाएंगे। देखिए 3 लोग होते हैं, यूनिपोर्ट में सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, सिम्पोर्ट में 2 लोग का मूवमेंट होगा और दोनों का सेम डायरेक्शन में होगा। देखिए सेम डायरेक्शन में जब होगा तो उसे सिम्पोर्ट कहते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक इधर आ रहा है पर एक इधर जा रहा है, तो उसे एंटीपोड कहेंगे, सॉरी डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें जब डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा तो उसे एंटीपोड कहेंगे। ये 2 टाइप के आपके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये डायग्राम बच्चों भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। अब आता है सेल सिग्नलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। सेल सिग्नलिंग से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा तो नहीं आते हैं, पर आपको समझना बहुत जरूरी है। अब सेल सिग्नलिंग है क्या? ये वो प्रोसेस है जिससे सेल कम्युनिकेट करता है दूसरे सेल से, या तो बॉडी के थ्रू या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का यूज करके। जैसे कि हम, मेरे सामने मान लीजिए कोई बैठा है, हमें उससे कहना है कि वीडियो बंद करो, तो अब आपको वीडियो में ना दिखे तो हम हाथ नीचे करके कहेंगे, या तो हम ऐसे ऐसे कर देंगे, या तो हम उसको कुछ सिग्नल बताए होंगे कि भाई ऐसे करना है। जैसे एग्जाम में आप जनरली क्या करते हैं, एग्जाम में आप बोल देते हैं कि अगर हम 2 बार खांसेंगे तो मेरी तरफ देखना, हम पेन बजाएंगे तो मेरी तरफ देखना। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने उन्हें सिग्नल दे रखा है कि इस सिग्नल के वक्त जैसे ही हम ऐसा कुछ करें, तुम हमारी तरफ देखोगे तो तुम हमें आंसर बताओगे। ऐसा ही सेल भी सिग्नलिंग करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को सिग्नल करके ही वो मूवमेंट को कैप्चर कर पाते हैं, मूवमेंट करवा पाते हैं। ये कई सारे डिस्टिंक्ट पाथवे से होता है। अब वो डिस्टिंक्ट पाथवे के बारे में हम पढ़ेंगे। कितने फॉर्म्स हैं? देखिए पहला फॉर्म है इंट्राक्राइन लिगेंड। ये टारगेट सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और रिसेप्टर से बाइंड करता है सेल के अंदर। तो इसमें 2 ही लोग इन्वॉल्व होते हैं, टारगेट सेल और रिसेप्टर्स। टारगेट सेल प्रोड्यूस करेगा और जाके रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। रिसेप्टर वो जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। इसके बाद आते हैं ऑटोक्राइन लिगेंड्स। ये इंटरनली फंक्शन करते हैं और दूसरे टारगेट सेल्स पे भी, जैसे हमारा इम्यून सेल है। इसके बाद आता है इसके बाद आता है जस्ट्राक्राइन लिगेंड। ये अपने एडजेसेंट, जस्ट बगल वाले को, जैसे मेरे बगल में कोई दोस्त बैठा है, हमने कुछ बढ़िया चीज सोची या कुछ हुआ तो हम उसको ऐसे ऐसे हिला दिए कि भाई देख 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 देख, तो वो जस्ट्राक्राइन होता है। इसके बाद आता है पैराक्राइन लिगेंड्स। ये विसिनिटी ऑफ ओरिजिनल सेल्स, जहां पे ओरिजिनल सेल्स थे वो गायब हो जाते हैं, उनको टारगेट करता है। इसका एग्जांपल होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। और एंडोक्राइन लिगेंड होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो किसी मैसेंजर को भेजेंगे हार्मोन के थ्रू, जैसे स्विगी जोमैटो। अब स्टेजेस क्या क्या होता है सेल सिग्नलिंग की? ये 3 मेन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है बाइंडिंग सिग्नल मॉलिक्यूल का रिसेप्टर से, जो आपने पढ़ा है। फिर सिग्नल का ट्रांसडक्शन होगा, जहां वो केमिकल सिग्नल एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा कि भाई जाओ, और रिस्पॉन्स। इसको और अच्छे तरीके से बताते हैं कि हमने मान लीजिए सिग्नल भेजा, हमारा सिग्नल एक चिट्ठी था, वो चिट्ठी हमने भेजा और वो रिसेप्टर जो रिसीव करेगा उस तक हमने भेजा, ठीक। अब वो चिट्ठी गई, सिग्नल का ट्रांसडक्शन हुआ और उसने एक्टिवेट किया एंजाइम को, क्योंकि हम चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में दिया, पोस्ट ऑफिस में जो लेके जाने वाले हैं डाकिया डाकलाया, ये डाकिया हमारा एंजाइम है और ये जाके चिट्ठी देगा। ये जैसे ही चिट्ठी देगा हम पढ़ेंगे और फिर हम कॉल करेंगे, जो भी करेंगे हमारा रिस्पॉन्स ऑब्जर्व हो जाएगा। इसी को कहते हैं, जैसे हमारा सिग्नल व्हाट्सएप का मैसेज है या मिस कॉल है या कोई इमोजी है, अब वो व्हाट्सएप उसे लेके जाएगा अपनी तरफ से चेंज करके, एंजाइम एक्टिवेट होगा, व्हाट्सएप नेट एक्टिवेट होने के बाद और फिर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये 3 तरीके से स्टेज होते हैं। पाथवे आई थिंक आप लोग को नहीं पढ़ना है, सेल सिग्नलिंग का फंक्शन जरूर आपको पढ़ना है। तो आइए फंक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। ये सबसे कॉमन टाइप होता है बच्चों सेल सिग्नलिंग का। ये कहां पे लोकेटेड होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में।
इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर होते हैं जो रिसीव करते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक न्यूक्लियर रिसेप्टर जो न्यूक्लियस में रहेंगे, सिंपल सी बात है, ये स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन होते हैं जिनके पास कई सारे डाइवर्स डीएनए होते हैं, और दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आता है लिगैंड आयन चैनल्स, ये हाइड्रोफिलिक जो वाटर को पसंद करते हैं उन आयंस को पास करवाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अभी आपको प्रोटीन के बारे में बताया जा रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया जा रहा था। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन अगर आपको नहीं पता होगा तो न्यूरॉन में एक एक्सॉन एंडिंग होती है, एक्सॉन एंडिंग में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। जैसे ही सिग्नल आता है ये ब्रेक करता है, दूसरे न्यूरॉन को भेजता है और वापस आ जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हमारा एक और टॉपिक बचा है आपके फर्स्ट यूनिट को खत्म करने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।